नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और ब्राज़ील की तरफ से है और जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है कि अभी ब्राज़ील की तरफ से भारत से कुछ डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने के लिए बातचीत किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले ब्राज़ील की तरफ से शायद आर्टिलरी गन्स को एक्वायर करने की कोशिश की जा सकती है। इसके बाद अभी ये सुनने को मिल रहा है कि ब्राज़ील की तरफ से अभी भारत से कुछ और भी डिफेंस सिस्टम को खरीदने की प्लानिंग की गई है, जिसमें ब्राज़ील अभी भारत से एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने के प्रपोजल दे रहा है। अब शुरू से ही भारत की तरफ से अपनी आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करने के लिए क्लियरेंस दिया जा चुका है और अभी ब्राज़ील को भी जब इसका डेमो दिखाया गया था तो वो अभी इसको हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए ब्राज़ील की तरफ से एक बार्टर डील को ऑफर किया जा रहा है। अब बार्टर डील वो डील होता है जिसमें जिस तरीके से पुराने ज़माने में होता था कि आप हमसे चावल खरीद लीजिए और बदले में हमको दाल दे दीजिए, तो वैसा सिस्टम होता है। इस वजह से अभी ब्राज़ील की तरफ से भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदने के बदले वो अभी भारत को अपनी एम्ब्रर की एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं। अब इसमें एग्जैक्टली किस एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए वो ऑफर करे ये तो बताया नहीं गया, लेकिन फिलहाल एम्ब्रर की तरफ से अभी दो अलग अलग एयरक्राफ्ट को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में जिसमें हम करीब 40 से 80 एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले हैं, उसमें वो अपनी C-390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट को ऑफर कर रहे हैं। साथ ही अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से रिसेंटली एडिशनल 6 नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट को भी बनाने का फैसला किया गया था, जिनको आगे चल के इंडियन एयरफोर्स अपनी एवेक्स फ्लीट में शामिल करना चाहती है। उसके लिए अभी एडिशनल ERJ-145 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है, फिर उसी स्टैंडर्ड की एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसको अभी एम्ब्रर की तरफ से भारत को ऑफर किया जा रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों डील में किस डील की बात ब्राज़ील की तरफ से किया जा रही है यहाँ पर क्लियर नहीं किया जा रहा है, लेकिन मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर हम लोग 40 से 80 तक एयरक्राफ्ट को खरीदने वाले हैं, जबकि नेत्र MK-1 एयरक्राफ्ट की डील की बात करें तो इसमें बस 6 ही एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा। तो बदले में ब्राज़ील कितने आकाश सिस्टम को हमसे खरीदना चाहती है डील उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करने वाला है। अगर वो भी लिमिटेड नंबर में आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहते हैं तो हम नेत्र MK-1 एयरक्राफ्ट की टेंडर में ERJ-145 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट को ब्राज़ील के साथ खरीदने के लिए डील कर सकते हैं या फिर उस तरीके से एक बार्टर डील को कर सकते हैं। लेकिन अगर C-390 से एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए ब्राज़ील हमको आकाश साम के साथ एक बार्टर डील को करना चाहता है तो ये हमारे लिए एक सुइटेबल ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगला अपडेट भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स की तरफ से, और अभी हम भारत की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको SSN कहा जाता है। फिलहाल के लिए हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद नहीं है और अभी हम रशिया से ऐसे एक सबमरीन को लीज पर भी लेने वाले जो कि हमको 2025 के बाद डिलीवर किया जा सकता है। फिलहाल वर्तमान की बात करें तो हमारे पास ऐसी कोई सबमरीन नहीं है और अभी भारत की तरफ से अपने दम पर भी न्यूक्लियर SSN को डेवलप करने की कोशिश भी किया जा रहा है। इसमें अभी फ्रांस की तरफ से भी भारत को काफ़ी मदद किया जा रहा है। वैसे फ्रांस और भारत पहले से ही सबमरीन के सेक्टर में काफ़ी क्लोज हैं और अभी मजगांव डॉक लिमिटेड और फ्रेंच नेवल ग्रुप जॉइंटली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स को भी बाहर देशों को एक्सपोर्ट करने में मदद कर रहे हैं। इसी बीच फ्रांस की तरफ से भारत को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी डेवलप करने में सभी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए वादा किया गया था। आमतौर पर न्यूक्लियर सबमरीन में जो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा उसको छोड़कर सबमरीन के डिज़ाइन से लेके इसकी बाकी कंस्ट्रक्शन और बाकी सभी टेक्निकल असिस्टेंस को वो लोग प्रोवाइड करने के लिए अपने तरफ से वादा कर चुके हैं और खास करके फ्रांस की तरफ से भी भारत को अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए पंप जेट प्रपल्शन सिस्टम भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि सबसे साइलेंट प्रपल्शन सिस्टम में गिना जाता है और दुनिया भर में गिने चुने देश मौजूद है जिनके पास ये सिस्टम मौजूद है। अभी 2028 तक भारत अपनी पहली न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने वाला है और पहले फेज में 3 ऐसे सबमरीन को बनाने का फैसला किया गया जो कि करीब 6000 टन से 7000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साइज के सबमरीन होने वाले हैं। इसके बाद सेकेंड फेज में लार्जर साइज यानी कि करीब 12 से 13,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली सबमरीन को बनाया जाएगा जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स होने वाले हैं और इन सबमरीन्स को हम लोग आमतौर पर हमारी एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाले और इसमें लॉन्ग डिस्टेंस तक स्ट्राइक करने वाले लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि इनको हंटर किलर कैपेबिलिटी देने वाले हैं।
अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। रिसेंटली एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 20 रेजिमेंट ने आर्टिलरी गन्स को खरीदने का फैसला किया गया और इसमें अभी 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की आर्टिलरी गन्स को खरीदने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन इसमें ATGS की सिलेक्ट होने के चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं, पर फिर भी अभी इसके लिए लगभग 6500 करोड़ को सैंक्शन किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस डील में सिर्फ इंडियन मेड वेपन्स को ही खरीदा जाने वाला है। तो जिस भी आर्टिलरी गन्स को इसमें खरीदा जाएगा वो सभी के सभी मेड इन इंडिया सिस्टम्स होने वाले हैं। अब इस टेंडर की रूल्स के मुताबिक इसमें 15 टन से ज्यादा वेट वाली गन्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा, जिस वजह से इसमें ATGS को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किए गए अल्ट्रालाइट हाउजर्स और धनुष जैसा आर्टिलरी गन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी इसमें एक और ट्विस्ट भी आने वाला है, क्योंकि अभी अदानी डिफेंस और इजराइल की एल्विड सिस्टम की तरफ से आपस में टाइप किया जा चुका है, जो कि आगे चल के अभी भारत में एथॉस गन्स को मैन्युफैक्चर करने वाले। पहले से ही आर्मी की तरफ से करीब 400 के आसपास एथॉस गन्स को खरीदने का प्लान किया गया था, लेकिन ATGS और धनुष जैसे आर्टिलरी गन के साथ इसका डायरेक्ट कंपटीशन होने की वजह से इंडिजिनस गन्स को खरीदने पर ज्यादा फोकस किया गया था। लेकिन अभी जो टेंडर फ्लोट किया जा रहा है जिसमें 400 के आसपास नए आर्टिलरी गन्स को खरीदा जाने वाला है, इसमें अभी एथॉस गन्स को भारत को ऑफर किया जा सकता है। और अभी इसी वजह से अदानी डिफेंस के साथ एल्विड सिस्टम की तरफ से टाइप किया गया ताकि वो इस डील को हासिल कर सके। एथॉस गन की खास बात इसकी सेल्फ प्रोपेल्ड मैकेनिज्म और इसकी ऑटो लोडिंग सिस्टम है, जो कि बाकी किसी भी गन्स के मुकाबले इनको काफी तेज बनाते हैं। और इसमें ऑटोमेटिक लेइंग सिस्टम भी मौजूद है, जिस वजह से इसको कंप्यूटर की मदद से एक रेजिमेंट में मौजूद सभी गन को आसानी से डिप्लॉय और कम समय में डिप्लॉय किया जा सकता है और रैपिड डिप्लॉयमेंट में ये काफी आसान हो जाता है। फिलहाल जहां तक मुझे लगता है पिछले डील में जब 400 एथॉस गन्स को खरीदने का फैसला किया गया तो काफी हंगामा हुआ था, क्योंकि तब ATGS को सिलेक्ट ना करके किस वजह से दूसरे गन को खरीदा जा रहा है इसको लेके सब नाखुश थे। लेकिन फिर भी आर्मी एथॉस गन्स को खरीदना चाहता था। लेकिन अभी जैसे कि रिसेंटली ATGS के लिए एक सेपरेट ऑर्डर को और बड़ा ऑर्डर को दिया जा चुका है, तो उसके बाद फिर से एक और टेंडरिंग प्रोसेस को किया जा रहा है, जिसमें वेट का बहाना बनाकर ATGS को बाहर रखा जाएगा और फिर से एथॉस गन्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, जिससे सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि अब ATGS को भी खरीदा जा चुका है, धनुष गन्स को भी खरीदा जा चुका है और अभी एथॉस गन्स को भी खरीदा जाने वाला है। लेकिन डायरेक्टली ना खरीद कर इसको दोबारा टेंडरिंग प्रोसेस के जरिए घुमा फिरा कर खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट अटैक हेलीकॉप्टर की तरफ से है। अभी तक इंडियन आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स में हमारी इंडिजिनस अटैक हेलीकॉप्टर को मास में इंडक्ट नहीं किया गया था और अभी बस लिमिटेड नंबर में 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को या प्रचंड हेलीकॉप्टर को आर्मी और एयरफोर्स में डिवाइड करके इंडक्ट किया गया था, जो कि इनका इनिशियल ऑर्डर था। इसके बाद अब ये पता चला कि फाइनली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी एडिशनल 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन जिन 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को पिछले साल से डिलीवर करना शुरू किया गया था, उनको पिछले 15 महीनों के अंदर लगातार टेस्टिंग किया जा रहा है और हर तरह के कंडीशन में इनको टेस्ट किया जा चुका और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए एक ऑफिशियल प्रपोजल को डिफेंस मिनिस्ट्री के पास फॉरवर्ड किया जा रहा है। इसमें जिन 156 हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया जा रहा है उसमें से 66 हेलीकॉप्टर अभी इंडियन आर्मी ऑपरेट करने वाले और बाकी 90 जो होने वाले इनको इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करने वाली है। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर भी होने वाला है और इस डील की कीमत करीब 1.5 लाख करोड़ तक होने वाली है। और ये भी इनकी फाइनल ऑर्डर नहीं, बल्कि आगे चल के इसके और भी ऑर्डर होने की उम्मीद HAL की तरफ से किया जा रहा है। HAL को उम्मीद है कि आगे चल के लगभग 300 के आसपास ऐसे हेलीकॉप्टर को डिफेंस फोर्सेस में इंडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद आगे चल के इसको एक्सपोर्ट करने का मौका भी मिलने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से है। इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग सेंटर में अभी एक ब्रांड न्यू मॉडर्न विंड टनल फैसिलिटी को सेटअप किया गया, जो कि हमारी स्पेशल फोर्सेस के जवानों के लिए पैरा जंपिंग ट्रेनिंग को बहुत ही आसान करने वाले। आमतौर पर जब भी कोई एयरक्राफ्ट से पैराशूट की मदद से छलांग लगाता है तो उसे बहुत ही तेजी के साथ नीचे आना होता है और ऐसे में अपनी संतुलन को बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वरना आप बेहोश भी हो सकते हैं। और अगर आप गिरते समय बेहोश हो जाते हैं या फिर अपना होश खो देते हैं तो आप ऊपर से नीचे आने के बाद वापस ऊपर ही जाने वाले हैं। तो इसी वजह से जो भी पैरा जंपिंग करते हैं वो एयरक्राफ्ट से जंप करने के बाद अपनी संतुलन को बना के रखने की कोशिश करते हैं और इनिशियली ये करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी वजह से इस विंड टनल फैसिलिटी को यहाँ पे बनाया गया है, जो कि एयरक्राफ्ट से जंप करते दौरान जिस तरीके का फीलिंग होता है या फिर विंड का स्पीड जैसे होता है वैसा स्पीड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आप हवा में फ्लोट भी कर सकते हो और विंड टनल में विंड का स्पीड
160 किलोमीटर से लेके 480 किलोमीटर के आसपास हो सकता है, जिसमें इनिशियली जवानों को जंपिंग करते दौरान बैलेंस को बनाए रखने में काफ़ी मदद मिलती है। और अगर इसमें वो पहले ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद रियल एयरक्राफ्ट से जंप करते दौरान उनको उतना मुश्किल नहीं होता है, फिर उनको संतुलन बनाए रखने में उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। और इनिशियली जब भी जवानों को इसकी ट्रेनिंग दिया जाता है तो उनके साथ प्रॉपर ट्रेनर मौजूद होते हैं जो कि इनके साथ जंप करते हैं, और इनिशियली कुछ जंप के लिए उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस फैसिलिटी में वो अपनी ट्रेनिंग को यानी कि इनिशियल ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हैं, जिसके बाद उनको एक्चुअल पैरा जंपिंग करना काफी आसान हो जाएगा। और ये फैसिलिटी अभी लगभग 15 मीटर की है, जिसमें एक बार में 5 जवान ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।